हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हमने बैकग्राउंड तैयार किया था मॉडर्न हिस्ट्री का। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यानी कि यूरोपियंस एक्चुअली में इंडिया आए कैसे। तो मतलब क्या मजबूरी थी, क्या रीजन था कि यूरोपियंस इंडिया आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे पास एक 7th क्लास की बुक में एक वर्ल्ड मैप है ज्योग्राफी का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यूरोप की कंट्री है एंड देन हियर इज इंडिया। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, यूरोप जो थी यहाँ पोर्तुगल था। पोर्तुगल जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंड रूट के रास्ते ट्रेड करती थी। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का राज आया, उसने क्या करा, उसने जो ट्रेड करने के लिए यहाँ से जो भी बंदा निकलेगा उस पर हाई टैक्सेस लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने बाद में यूरोपियंस मतलब पोर्तुगल वालों ने बाद में देखा कि अरे ये हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि हम इंडिया भी पहुंच जाए। मतलब ये वही हो गया कि सांप भी पड़ जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने क्या किया, वहां से पोर्तुगल से एक बंदा निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसने क्या किया, वो सी रूट के रास्ते यहाँ से पहले यहाँ अफ्रीका के इस पॉइंट पे पहुंचा जिसको कहते हैं केप होप रूट। ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ से आगे बढ़ा कंपास की हेल्प से इंडिया के थ्रू दिस। सो हमारा फर्स्ट डाउट आता है कि यूरोपियंस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो इंडिया आते थे। इंडिया में ऐसा क्या था। तो यहाँ पे लिखा है कि वाई ओनली इंडिया, ड्यू टू इट्स रिच कलर वेराइटी इन स्पाइसेस। यानी कि यहाँ की जो उन्हें वो जो खाना बनाते थे, यहाँ पे जो स्पाइसेस थी वो बहुत अच्छी अच्छी मिलती थी। तो यहाँ यूरोपियंस आके चाहते थे स्पाइसेस बहुत सारा और लेके जाते थे। तो यहाँ पे मतलब एक स्टोरीज की तरह समझो कि एक बंदा है, गलती से ऐसे यूरोप से इंडिया पहुंच गया था। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस खरीदे। तो उसने वहां जाके ना वापस अपने कंट्री में जाके जब बेचा तो देखा उसको 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ इंडिया में आके फैक्ट्री सेट करें और यहाँ से स्पाइसेस बना बना के अपने कंट्री भेजें, जिससे कि इसका बिजनेस अच्छा बन जाए। ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, तो वास्को डी गामा इसी पर्पज से यहाँ है। ठीक है। तो सबसे पहले पोर्तुगीज का समझने से पहले हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इंडिया विजिट करती है। तो फर्स्ट वन इज पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपनी स्टैब्लिशमेंट 1498 में करी। सेकंड इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज ब्रिटिश, जो हम पे बहुत 200 साल तक रूल करके गए, इसे 1600 में स्टैब्लिशमेंट करी इसने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 1602 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1616 में, एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1661 में। ठीक है। तो लेट्स स्टडी अबाउट पोर्तुगीज। तो मैंने आपको जैसे बताया कि केप रूट से यूरोप से इंडिया को आया वास्को डी गामा। कब आया, 14 मई 1498। ठीक है। उसके बाद जैसे वो केप रूट से, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया कि केप रूट से वो आया, तो बट वो आया कहाँ, तो वो कैलिकट में आया। और कैलिकट में उस टाइम के रूलर कौन थे, जमीरी। तो रूलर ऑफ कैलिकट थे। तो उसने जमीरी से आके बात करी कि हमें ना यहाँ पे ट्रेड करना है, तो हम फैक्ट्री सेट कर सकते हैं क्या। तो जमीरी ने बोला ठीक है कर लो। तो उसने कहा मतलब पोर्तुगीज ने कहा फैक्ट्री सेट करी, कैलिकट में, कोचीन में, कन्नौज। ठीक है। तो पहले उन्होंने जब फैक्ट्री सेट करी तो मतलब वहाँ पे एक तरह से वहाँ के गवर्न करने लगे। तो वहाँ का जो सबसे पहले कैपिटल बनाया उन्होंने कोचीन बनाया, बाद में उसको गोवा बना दिया। किसने बनाया, बाय नीनो दा कुल्हन। कुल्हन, उनके नाम ही ऐसे अजीब होते थे तो घबराने की बात नहीं है। तो नीनो दा कुल्हन ने कोचिन को गोवा कैपिटल बना दिया बाद में। ठीक है। अब नीनो दा कुल्हन का एक और काम देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक्वायर्ड बेसिन एंड दियो फ्रॉम बहादुर शाह गुजरात। गुजरात और मतलब गुजरात के बहादुर शाह से बेसिन और दियो उससे जीत कर लाया। ठीक है। वहां पे फैक्ट्री सेटअप कर दी होगी इस बंदे को। उसके बाद पोर्तुगीज का फर्स्ट गवर्नर कौन आता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने ये जो दिया ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट गवर्नर था फ्रांसिस्को दे अल्मीरा, 1505 से 1509 तक। ये यहाँ का गवर्नर था जिसने पोर्तुगल को इंडिया में देखा। इसने पॉलिसी बनाई ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको हम कार्टेज सिस्टम भी कहते थे। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही था कि जैसे इंडिया को देखे तो वो सी से ही पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो उसने क्या सोचा कि अगर हम हर जगह कोई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो उन्होंने एक सी से भी एक तरह से धंधा करना शुरू कर दिया कि अगर कोई भी शिप वहां से ब्लू वाटर है सी से गुजरेगी तो उस पर टैक्स देना चाहिए। तो उसकी ये पॉलिसी थी। ठीक है। इसके बाद सेकंड गवर्नर कौन बनता है, अल्फोंसो दी अल्बुक्वेर्क। ये 1509 से 1515 तक रहते हैं। इसने क्या बनाया, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। यानी कि इसने क्या करा, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म बनाया, यानी कि अपना रूल जो था पूरे अथॉरिटी ऑफ पूरे कंट्री में अपना रूल एक्सटेंड करने की सोच। ठीक है। उसके बाद थर्ड गवर्नर कौन आता है, 1542 से 45। ये टाइमलाइन, ये जो ईयर है याद रखिए, क्वेश्चन में वन लाइन डायरेक्ट बनते हैं। मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, ये थर्ड गवर्नर। उसके बाद फिर ये जो था ये हमने पढ़ा कि कौन कैसे गवर्नर बना, क्यों क्यों आया, ये हमने सब पढ़ा। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टुगीज की पावर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उसकी पावर एक तरह से खत्म होने पे आ गई। तो 16वीं सेंचुरी के एंड में पोर्टुगीज की पावर खत्म होने पे आ गई। क्या क्या हुआ, उसने हुगली जो है कासिम खान 1631 में हार गई वो। उसके बाद जो किंग ऑफ पोर्टुगीज था 1661 में, मतलब ब्रिटिशर्स देखो कितने तेज थे, उन्होंने क्या किया, अपने आके चार्ल्स टू की शादी मतलब चार्ल्स टू की शादी वहाँ पोर्टुगल एक लड़की से करती, जिससे उसको दहेज में क्या बॉम्बे मिल गया। ठीक है। तो पोर्टुगीज यहाँ बॉम्बे भी हार गई। उसके बाद मराठास ने सेलेसेट और बेसिन पे 1739 में कैप्चर कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद सब तो वो ले गई, तो उसके बाद आखिर में बचा क्या, उसने आखिर में बचा लेफ्ट ओनली विद गोवा, दीव एंड दमन। बेचारा पोर्टुगीज कहाँ से आया था और आखिर में बस इतना बचा। तो ये थी पोर्टुगीज की कहानी। अब हम डिस्कस अबाउट डच पीपल और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली डच पीपल वो होते हैं जो नीदरलैंड कंट्री वगैरह से आते हैं। तो इनका देखते हैं इन्होंने कैसे इंडिया पे ट्रेड का फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करी। तो सबसे पहले ये स्टेब्लिशमेंट इनकी मार्च 1602 में हुई। किसने स्टेब्लिश करा, चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट ने इसके यहाँ पे सेटअप किया। एंड देन इन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ लगाई, इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई, 1610 में पब्लिक पे, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में, 1645 में कराईकल में, चिंसुरा 1653 में, कासिम बाजार, बोरनगोर एंड पटना बालासोर नेगापट्टनम 1658 में, कोची 1653 में।
तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उस एरा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने कोस्टल एरियाज में इंडिया के कितने सारे वो फैक्ट्री सेटअप कर ली थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि उन्होंने पोर्तुगीज को धीरे धीरे उनका पावर कम करते गए और अपनी पावर कैसे बढ़ाते गए। तो यहाँ वही दिख रहा है कि उन्होंने अपनी डोमिनेंट पावर बन गए यूरोपियन ट्रेड के पर्पज में, और उन्होंने पोर्तुगीज को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद इनके मेन सेंटर कहाँ थे, पुडुचेरी में 1698 में। बाद में इसको रिप्लेस किसने किया, नागापट्टनम। उसके बाद अब ये देखो, जैसे डच इतनी इन्वॉल्व होने लगी, देन बाद में जो ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स से देखो कि डच की तो बड़ी अच्छी पावर हो रही है इंडिया पे, तो उन्होंने एक बैटल कर दी डच वालों के साथ। ब्रिटिशर्स की बैटल हुई, इसको कहते हैं बैटल ऑफ वेडेरा, जो 1759 में हुई थी इंग्लिश और डच पीपल के उसमें। और उसमें इंग्लिश पीपल यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए, और उन्होंने फिर इनके इन एरियाज पे कैप्चर कर लिया और अपनी फैक्ट्री सेटअप करी। अब नेक्स्ट हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। नाउ कम टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज ऑफ ब्रिटिश, जिन्होंने हमको 200 इयर्स तक रूल किया। तो देखो, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके सेटअप हुई ब्रिटिश की, उससे पहले की जब एक बात है, जब जॉन मेंडेविल 1599 में फरमान लेकर आया था इंडिया में, उसका पर्पस ओवरलैंड रूट से आया था। उसका पर्पस था ट्रेड विद इंडियन मर्चेंट्स, यानी इंडियन के जितने भी बिजनेसमैन है उनके साथ उसको ट्रेड करना, ठीक है। उसके बाद ये फरमान 1600 में ये कंपनी फॉर्म हुई और देन इंडिया में आके स्टैब्लिश हुई। उसके बाद अब देखो, ये था हमारा जैसे ये कैसे बना। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर कोर्ट की बात, यानी उस टाइम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, तब जहांगीर का रूल था इंडिया में। देन इस टाइम क्या कहते हैं, जहांगीर कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे 1609 में एक परमिशन लेने आए कि क्या, जहांगीर से पूछा कि क्या हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं सूरत में। तो जहांगीर ने बोला ठीक कर लो। तो 1633 में परमिशन जो थी जहांगीर ने ग्रांट कर दी कि आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। उसके बाद जहांगीर कोर्ट का एक और इंसिडेंट, सर थॉमस रॉय जो थे एम्बेसडर थे, वो बेसिकली जेम्स होता है जिन के एम्बेसडर थे, उन्होंने जहांगीर कोर्ट में फरमान लेकर आए 1615 में कि हम अपनी फैक्ट्री से, पहले तो सूरत के लिए मांगा। उसके बाद सर थॉमस रॉय ने क्या बोला कि क्या कहते हैं कि हम अपनी फैक्ट्रीज को आपके एम्पायर में डिफरेंट जगह पे लगा सकते हैं। तो उनको परमिशन मिल गई। अब देखो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कैसे अपने पांव फैला रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने पहले पोर्तुगल में पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी कि चार्ल्स टू को बॉम्बे मिल गया था दहेज में, और चार्ल्स टू ब्रिटिशर्स थे। तो चार्ल्स टू से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो बॉम्बे की जमीन थी वो लीज पे ले ली ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर थे, वो थे गिराल्ड ऑरेंजियर, जिन्होंने 1669 से 1677 तक वर्क किया। उसके बाद 1690 में जॉर्ज चार्नॉक थे, इन्होंने फैक्ट्री सुल्तानती में लगाई, ओके। उसके बाद 1698 में ब्रिटिशर्स ने सुल्तानती, कालीकटा एंड गोबिंदपुर इन तीनों को एक्वायर कर लिया, और बाद में इसी को कैलकटा के नाम से, जो कि आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो दैट, इसमें थोड़ी सी चीजें और है, मैं सकती हूँ। ओके, सो वीडियो को फर्दर बढ़ाते हैं। तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स रह गए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो दैट वो जो सुल्तानती थी ना, जो हमने पहले पढ़ा, तो वहाँ पे ब्रिटिश ने सोचा कि फोर्ट बनाते हैं, किला बनाते हैं, यानी इस प्रोसेस को फोर्टिफाइड कहते हैं किला बनाने को। तो उन्होंने फोर्टिफाइड करा उसको 1696 में, जो बन के तैयार हुआ 1700 में। उसको नेम क्या दिया गया, फोर्ट विलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देन 1694 में क्या हुआ, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था, उन्होंने एक रूल पास किया कि वहाँ पे इक्वल राइट्स टू ऑल इंग्लिशमैन टू ट्रेड इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में यानी इंडिया में ट्रेड करने के लिए हर एक ब्रिटिशर्स का इक्वल राइट, तुम वहाँ जाओ और तुम पे राइट है, तुम्हें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इससे एक कंपनी फॉर्म हुई, द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इन 1698 में एक कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम है द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी का और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अमलगमेशन हो गया, यानी कि उन दोनों को मिलन हो गया, यानी वो एक हो गए। तो उन दोनों को मिलकर एक कंपनी फॉर्म होती है 1708 में, जिसका नाम होता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये एक सिंगल कंपनी फॉर्म हुई और ये कंपनी टिल 1858 तक चलती है, ओके। So that's all about English East India Company. Let's now further extend our video to French East India Company. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1664 में कॉलबर्ट के थ्रू फॉर्म हुई। इसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई गई फ्रैंकोइस कैरॉन के द्वारा 1668 में। इसकी अगली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1669 में लगाई गई 9 में। उसके बाद फ्रेंच की जो पावर थी वो ल्यूकस और डोमस नाम के दो गवर्नर से 1720 से लेकर 1742 तक फ्रेंच की पावर और रिवाइव हो गई थी, यानी कि उसके पावर में बूस्ट आ गया था। कैसे बूस्ट आया था, लेट्स सी। उन्होंने माहे इन मलाबार, यनम इन कोरोमंडल एंड तमिलनाडु में कराईकल 1739 तक ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लेक्स, जो कि माना जाता है कि जिसकी वजह से आज फ्रेंच इंडिया में नहीं है। उसी की वजह से फ्रेंच जो है एंग्लो फ्रेंच वॉर में उनको डिफीट का सामना करना पड़ा और इंडिया में अपना सब कुछ बेच के जाना पड़ा। तो डुप्लेक्स ही वो बंदा था। तो 1742 में एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको हम कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। कर्नाटिक वॉर को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि हमने सारी कंपनीज डिस्कस करी। अब लेट्स टॉक अबाउट डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज़ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी? हमने इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं करा? क्योंकि वो जो कंपनी थी, इसने देखा कि इंडिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इसके बीच ऐसे सर्वाइव कैसे करेगी। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपनी सारी बिलोंगिंग्स जो भी थी सेटलमेंट्स इंडिया में सब ब्रिटिश को सेल कर दिया 1845 में, और वो सब कुछ बेच बाच के इंडिया से चले गए। इस वीडियो में इन कंपनीज और उनके हेडक्वार्टर्स को देखेंगे और कर्नाटिक वॉर्स को देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप you understand the topic very well. Like to my video and subscribe to my channel. Thank you.